तो ये क्या हुआ, एक टारगेट दिया है मैंने, एक गोल दिया है उनको, एक उनको पता है कि मुझे क्या करना है, राइट। तो ये चीजें क्या होती हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है। एक्टिविटी में क्या होता है, टारगेट होता है कि मुझे यही करना है जो टीचर ने बोला है, और प्ले में उनको मटेरियल मिलता है, उनको जो करना है, दे आर फ्री, दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट। वी आर सेटिंग देम इन अ कंस्ट्रक्टिव मोड, इन अ क्रिएटिविटी, right? We are giving them an opportunity to explore and gain some experience. But here we are giving them a target, we are giving them a goal that what you have to do. तो यहाँ पर भी एक्टिविटी से आप एक लर्निंग के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हो, राइट? यू आर इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड देन यू आर गिविंग एन एस्पेक्ट दैट व्हाट टारगेट आई मस्ट सेट अप, हम क्या टारगेट सेटअप कर सकते हैं। ये हाउ वाला एस्पेक्ट हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी में आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर है ड्रामेटाइजेशन। अब ड्रामेटाइजेशन और एक और चीज़ है रोल प्ले। मैं पहले ये दोनों को लिंक करता हूँ। अब कई बार टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले एक जैसी कुछ चीज़ें हैं, क्या अंतर है दोनों में? कैन एनीबडी लेट मी अवेयर ऑफ दिस? कोई इस दोनों में अंतर बता सकता है? ड्रामा इज स्क्रिप्टेड। यस, drama is scripted, but the role play is something which we are playing. Like we being women, we are playing the role in a single day. We are playing the role of a mother. We are playing the role of a wife. We are playing the role of a sister. We are playing the role of a daughter as well. एक ही पर्सन दिन भर में इतने रोल्स निभाता है, तो क्या हमें वहाँ कोई स्क्रिप्ट लगती है डायलॉग बोलने के लिए डेली बेसिस पे? We do not require, right? और प्लस इन रोल्स को किस तरीके से निभाना है, उसके लिए भी हमें कोई डायरेक्टर की जरूरत नहीं, राइट? लेकिन जब हम ड्रामा करते हैं, we are enacting something. We need a proper stage, we need a proper costume, we need a proper environment for that. तो जब हम एनुअल फंक्शंस वगैरह करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये वाली एक्टिविटीज तो हो ही जाती है। लेकिन जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, तो रोल प्ले हमें क्लासरूम में वैसा करना चाहिए जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में रोल प्ले होती है। लेकिन यू कैन टेल द चाइल्ड टू एक्ट लाइक योर मदर, यू कैन टेल द चाइल्ड टू एक्ट लाइक योर फादर, लाइक योर ब्रदर, यू कैन टेल द चाइल्ड टू एक्ट लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर की तरह एक्टिंग करने से बच्चे को डॉक्टर के पास जाने वाला डर भाग जाए। डॉक्टर के नाम सुन के जो बच्चे डर जाते हैं, राइट, वो डर जो है वो भाग जाएगा। इंजेक्शन, उसका डर रहेगा बच्चों को। ऐसे कुछ छोटे छोटे रोल्स अगर आप क्लासरूम में प्ले करेंगे, ये एग्जाम्पल था कम्युनिटी हेल्पर्स का। कम्युनिटी हेल्पर्स में आते हैं ना डॉक्टर और पुलिसमैन और ये सब, दूध वाला भैया सुबह आता है, किस तरीके से वो आवाज़ लगाता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है आप क्लासरूम में कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन जस्ट गेट मास्क फॉर देम, या तो किसी एक एक्टिविटी में एनिमल्स के मास्क ड्रॉ करवा दीजिए एक दिन पहले, और दूसरे दिन आप पंचिंग करवा कर उसमें रबर बैंड लगाकर नेक्स्ट डे उनकी तरह आवाज़ निकालिए। इफ यू आर मेकिंग अ लायन, लायन की तरह रोल करके दिखाओ बच्चों को, वाइल्ड एनिमल्स आप सिखा सकते। सो दिस इज द रोल प्ले, राइट? तो ऐसे करके बहुत से टॉपिक्स हैं, यू कैन प्ले विद द रोल प्ले। यू हैव टू enact in the situations like a person or a character, but in dramatization you have to have a proper script like a novel or a story. Next, quizzes and group discussion. Quiz or group discussion you can do it into the classroom. This can be activities. तो अब ये सारी चीजें ना आपका जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है ना, उसमें से निकालिए, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, बच्चों को एंजॉयमेंट भी लगे, आपको ये लोड न रहे कि मेरे को क्वेश्चन आंसर देना है। कोई एक चैप्टर क्विज के लिए रख लो, कोई एक चैप्टर रोल प्ले के लिए रख लो। हर चीज पढ़ाना जरूरी नहीं है। कोई इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में कोई एक चैप्टर होगा ना जो संवाद के रूप में होगा, उसको आप रोल प्ले के लिए रख लीजिए और रोल प्ले के मार्क्स दिए जाएंगे, राइट? तो इस प्रकार से आप उन चीज़ों को कर लो। तो इस प्रकार से आप करोगे तो चीज़ें कंप्लीट भी होंगी और बच्चा रोल प्ले के हिसाब से उस चैप्टर को पूरा रीड करेगा। ऐसे तो टेक्स्ट बुक मुझे नहीं लगता बच्चे अपने से रीडिंग भी करते होंगे, लेकिन आप ऐसी एक्टिविटी कराओगे ना तो टेक्स्ट बुक को प्रॉपरली रीड भी करेंगे कि भाई ये एक्टिविटी होनी है। फिर आफ्टरवर्ड्स यू कैन से दैट ये एग्जाम में भी आएगा, रीडिंग बच्चे ने करी लिया तो बच्चा अच्छे से उसका आंसर कर लेगा। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन।
उसमें से भी कोई टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे छोटे बच्चों है, छोटे बच्चों के लिए आप प्ले ग्राउंड में डिस्कस कर सकते हो, सर्कस के ऊपर डिस्कस कर सकते हो कि अगर आपको सर्कस में जाने मिला तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दिखती है, उसका कुछ एक छोटा वीडियो आप दिखा सकते हो बच्चों को कि ऐसा सर्कस होता है, और उसके बारे में डिस्कस करो कौन कौन गया है सर्कस में, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने सर्कस में देखी, एक एग्जाम्पल। तो इन तरीके से आप वो कर सकते हो। नॉट नीड टू गो समवेयर, बट आप उनको टेक्नोलॉजिकली भी प्रेजेंट कर सकते हो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी था ना बोल 3 में, उसका आप यूज करके आप चीज़ें दिखा सकते हो और उस पर डिस्कशन कर सकते हो। तो दीज ऑल आर एक्टिविटीज। एजुकेशनल गेम्स आर ऑल्सो एक्टिविटीज, बट यू हैव टू गिव अ गोल एंड द टारगेट। ये मैंने आपको अभी डिफरेंस समझा दिया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्ले बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप डिस्कशन में भी कंफ्यूजन होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर वन टॉपिक हैज मल्टीपल आंसर्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हायर क्लासेस की मैं बात करती हूँ तो जैसे अगर मैंने एक टॉपिक दे दिया स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन के मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। ऑन दिस टॉपिक इन द क्लासरूम ऑन द बोर्ड यू विल राइट स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन, एक सर्कल में उसको लिख दो, आजू बाजू एरोस कर दीजिए एंड गेट ऑन द आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि पोल्यूशन कैसे स्प्रेड हो रहा है। जो भी आंसर मिल रहा है सब बोर्ड पे लिखो। तो ये होगा कि बच्चे का बोला हुआ हर एक पार्ट बोर्ड पे जा रहा है, तो बच्चा जो गलत भी बोला ना उसको भी लिखो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट द चाइल्ड हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। इसका लिखा तो मेरा भी लिखेगी मैम, राइट, ये चीज होती है। और आप क्लासरूम में इस तरीके की चीजें करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चों को। और अब देखो मैंने एक टॉपिक दिया जो उनको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, मैंने एक टॉपिक दिया जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, मैंने जो टॉपिक दिया उस पर बच्चा सोच रहा है तो उनकी थिंकिंग एक्सप्लोर हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, और थिंकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो 3 अचीव्ड, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज से आप अपने आप गोल्स पर अचीव हो जाओगे। अब आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। कल शायद आपने रात में ये सोचा होगा ये गोल्स और डोमेन्स तो करा दिए, बट इसको करें कैसे क्लासरूम में, तो आज आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करना है। These are the pedagogies given by NCERT। तो इन तरीके से पढ़ाओगे, जैसे मैंने कल बताया था गोल्स पे करोगे तो डोमेन अपने आप अचीव होगा। अब यहाँ गोल और डोमेन दोनों अचीव होगा, बस आपको पढ़ाई कैसे पढ़ाना है, इनोवेटिव वे में पढ़ाना है, इंटरैक्टिव वे में पढ़ाना है। सो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब ये हाउ यू विल इन्वॉल्व एक्टिविटी इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम एक्टिविटी कैसे इन्वॉल्व करेंगे। सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड द इंस्ट्रक्शनल गोल। पहले गोल डिसाइड करो कि आपको पढ़ाना क्या है, कौन से गोल पर काम करना। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी क्लास में आपका बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है छोटे बच्चे को बड़ा सा गोल दे दिया आपने, ठीक है ना, वो एक आपको डिजाइन करना है। देन कंसीडर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मींस विच सब्जेक्ट, लाइक ईवीएस, इंग्लिश। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जो आपके यहाँ क्लास है दीज आर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच वी कैन यूज इन द क्लासरूम? हैंड जेस्चर्स, our sense organs, these are the human resources. You can pick up the child also. One in many सिखाना है, 3 बच्चों को बुला लो, एक को इधर खड़ा करो, 2 को इधर खड़ा, ये human resource हो गया, right? So it is not necessary कि आप every time non human resources लेकर जाएंगे क्लासरूम में, ठीक है। अगर पेंसिल्स ले लो उनसे और one in many सिखा दो, सिंगुलर प्लूरल नहीं सिखा दो आप, है ना। Select और design a suitable activity, मतलब वही जो हमने करा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, एंड प्रिपेयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन द क्लास। सो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द एक्टिविटी, ठीक है ना। अगर आपको वो लेसन प्लान का स्ट्रक्चर जो भी मैं दिखाऊंगी वो अगर आपको कठिन लगता है, बस इसको याद रखना है। पहले गोल डिसाइड करो, क्या बच्चे का क्लास है, क्या बच्चे का सब्जेक्ट है, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके लिए क्या आपका स्ट्रक्चर है, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, एक छोटा सा 2-3 सेंटेंसेस में लिख दिया, एंड देन उसको क्लास में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। इतना सा अगर आप लिखना बस एक ही बार, और पूरे साल भर बस देखते जाओ करना क्या है, दिमाग एक बार चलेगा फोकसली, जब बच्चे आ जाते हैं क्लास में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता, ये आज ये कराना है, आज वो कराना है, और ऊपर से एजुकेशन सिस्टम इतने सारे
में लोड दे देता है, इसके नंबर चढ़ाओ, इसके नंबर करो, वो नंबर करो, तो फिर ये सारी चीजें छूट जाती हैं। सो इट्स बेटर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब बच्चे नहीं हैं उस दौरान, जब अपने एनुअल प्लान्स वगैरह बनाते हो, उसी दौरान अपनी पूरी बुक को आप अच्छे से रीड कर लो, ताकि आपको क्लासरूम में जाने से पहले बुक ना खोलनी पड़े कि आपने आपका लेसन प्लान देखा, आज ये चीज है, आपको पता है मैंने क्या प्लान किया था, आप तो नहीं भूलोगे, ठीक है? तो आपको पता है आपने क्या प्लान किया था, तो आपको किसी चीज का आप देखना, एक दिन बिना बुक के आप देख रहे हो मैं कोई मटेरियल यूज कर रही हूँ, कई बार तो मैं इसको भी नहीं देख रही। अगर एक दिन बिना बुक के बच्चों को पढ़ा, उसके बाद जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना, देखना वो बच्चा आपको मार्केट में भी मिलेगा ना, तो दौड़ के आपके पास आएगा। उतना नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि क्लासरूम में जाके हम बच्चे से पूछ रहे बेटा मैंने कल क्या पढ़ाया था, फिर टीचर को याद नहीं है, फिर टीचर का ध्यान है तो कहाँ लगा हुआ है, कहाँ घर में किचन में आज मैंने आधी सब्जी बना के, सो अगर आप पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेटेडली, बस आपको, हाँ मैं ये मानती हूँ मैं सारी चीजें देखनी होगी, बट द थिंग इज सारा पहले से प्लान होगा ना, यू ओनली नीड टू चेक आउट योर लेसन प्लान। हाँ इस लेसन को मेरे को ऐसे पढ़ाना था, ये मैंने लिखा था, एक बार उसको जिस देकर आ जाओ, तो क्लासरूम में बस उस प्रिपरेशन के पास जाओ। टीचर बुक कैरी ना करे, टीचर कुछ भी चीज कैरी ना करे, अगर कैरी करे तो सिर्फ एड्स और रिसोर्सेस, और बच्चों के साथ में टीचर का रिस्पेक्ट आता है। अब आज देखो, कल आप लोग हमें जानते नहीं, कल हम नहीं आपको खड़े मिलेंगे, आज मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे वो फीलिंग आई फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड आई रियली एम वेरी ग्रेटफुल विद यू, आई वाज थिंकिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर मी टू गेट इट, व्हाई? बिकॉज वो फीलिंग आई मुझे, क्यों आई वो फीलिंग? बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड व्हाट आई एम बीइंग टेलिंग यू, जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं, तो वो फीलिंग आपको भी आएगी जब आप बिना बुक के बच्चों को पढ़ाओगे। लेकिन बिना बुक का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा देना, पहले प्लान आउट करना है सारी चीजों को, रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं प्रिपेयर होकर क्लासरूम में जा रही हूँ, राइट? एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज देयर इन योर माइंड, नॉट ऑन द पेपर। दिस स्ट्रक्चर शुड बी देयर इन योर माइंड, ओके? पेपर पे नहीं होना चाहिए, पेपर पे 1 महीना प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिसोर्सेज पर एक्टिविटी। So this was about activity based learning. Next is inquiry based। Inquiry based learning मैंने आपको कल चीजें बता दी थी, हमने उसको ही इन्वॉल्व करा था, कल जर्मिनेशन ऑफ सीड वाली एक्टिविटी भी करी थी हमने। आज हम एक नई चीज करते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो अगर एक बर्ड को देखता है, ठीक है, उसको यह पता नहीं है कि ये कुछ है, क्या है, उसको ये नहीं पता इसे बर्ड बोला जाता है। थोड़ी देर बाद में उसने उस बर्ड को उड़ते हुए देखा, ठीक है? अब उसके दिमाग में एक पार्ट ये आ गया कि ये बर्ड, ये एक कुछ ऐसी चीज है जो आसमान में उड़ती है, ठीक है? फिर जनवरी का महीना आया, पतंगे आसमान में उड़ने लगी, तब उसे ये लगता है कि ये पतंग भी एक बर्ड है। एक किसी की पतंग अगर उसके दरवाजे के सामने आती है, तो बच्चा उसको ध्यान से देख रहा है, ये अभी उड़ेगा, ये अब उड़ेगा, ये उड़ क्यों नहीं रहा है, ये अपने से क्यों नहीं उड़ रहा है? उसको ये नहीं पता है कि ये एक पतंग है जिसको कोई और उड़ाता है, बर्ड अपने आप उड़ता है। अब उस कॉन्सेप्ट तक जाने के बीच में उसके माइंड में क्या आएगी? एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा कि अपने से क्यों नहीं उड़ रहा, अपने से क्यों नहीं उड़ रहा। तब वो जाएगा उस पतंग के पास, उसको उड़ाने की कोशिश, या तो वो जो भी आसपास होगा उससे पूछेगा ये क्यों नहीं उड़ रहा, Why is this not flying? वो जिससे पूछेगा, उस दौरान अगर जिससे भी पूछा उसने ये बोल दिया अरे इसको इतना भी नहीं पता, पता उड़ती है क्या अपने से, और या तो किसी ने ऐसा कह दिया कि अरे ये तो पतंग है, इसको उड़ाना पड़ता है। जो पंछी होता है वो अपने से उड़ता है, इसके धागे से इसे उड़ाना पड़ता है। बच्चा को समझ में आएगा, अच्छा इसको कैसे उड़ाते हैं, इसको फिर एक और क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं इसे, फिर उसको सीखने की जिज्ञासा होगी। कैसे उड़ाते हैं मतलब कुछ करने की, कुछ सीखने की जिज्ञासा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ऐसा करना है, उनके अंदर प्रश्नों की जिज्ञासा को सीखने की जिज्ञासा में कन्वर्ट करना है। वो कॉम्पिटेंसी आपको अपने अंदर डेवलप करना है। समझ में आया आप लोगों को? उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा
जिज्ञासा को लेकर। एसोसिएट एंड एसिमिलेट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, जो आपके आसपास हो रहा है उनको लिंक कीजिए, उनको एसोसिएट कीजिए, और फिर उसके बाद में उनके अंदर सीखने की जो ललक है, जो सीखने की आस है, उसको बढ़ाइए। कई बच्चों में वो दब चुकी है, मे बी द फैमिली एनवायरनमेंट, मे बी द पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट। कई बार बच्चे भी क्लासरूम में, अरे तुम इतना क्या कर रहे हो, जान दो, छोड़ो, वो मैम तो ऐसे ही नंबर दे देती ऐसे, तो बच्चे भी उनको भ्रमित कर देते है ना। तो वो चीज ना हो, इसीलिए ये जरूरी है कि आप उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा को जागृत करें, और वो नई नई चीजों में उनके जितने प्रश्न हैं उनको ब्रेन से आंसर करो, और अगर नहीं कर पा रहे तो एक जिज्ञासा और बढ़ा दो। हाँ, ये चीज है ना, मैं आपको कल बताऊंगी, अब उसे रात में नींद नहीं आती जब तक आप बताओगे। अगर आपको नहीं आता ना तो उसको दबाओ मत, उसको बोलो हाँ बेटा मेरे को आज थोड़ा जल्दी जाना है, या आज मुझे ये काम है, मैं आपको कल बताऊँ। अगर आपने कल बताया, लेकिन ये ध्यान रखना, कल अगर बताया तो भूलना मत, उसकी जिज्ञासा जरूर शांत रखना, जो भी बच्चा हो, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो अगले बार आपसे जरूर प्रश्न करेगा, ये सोच के नहीं कि प्रश्न जो है वो अगले बार आएगा ही आएगा, क्या यार मैं इसका आंसर कर दूंगी तो दोबारा फिर से क्वेश्चन करेगा, इसलिए जान दो, छोड़ो, ऐसा नहीं करना। उसको कुछ ऐसा आंसर करना ताकि बच्चा अगला जो प्रश्न पूछे वो और उत्सुकता से उसे पूछे, तो ये चीज जरूर, ठीक है। तो ये था इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसको आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो आपने अभी ये किया, इसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ एक्सपीरियंस किया? यस, तो ये चीज अगर मैं यहाँ पर करती तो वो फीलिंग आपको नहीं आती। बच्चा खुद कर रहा है तो उसको आ रही है, वो ये सोच रहे कि ये चीज कहाँ जाएगी। वी बीइंग एन एडल्ट वी कैन डू इट एट वन पॉइंट, बट क्या होता है कि जब कोई और इस चीज को कर रहा होता है ना, तो कई बार उसे समझ में नहीं आता, कहीं का कहीं लगाएगा। अगर उसकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी है तो वो तुरंत एक बार में लगाकर नाम डाल, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहेगा और उस चीज को करने की, और दैट मीन्स गिव देम द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस देने के बदले में हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। क्लासरूम में पढ़ा दिया, होमवर्क कर लो, हो गया, चैप्टर रीड करेगा, एक्सपीरियंस हो गया। ये नहीं, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस दीजिए जो उनके डे टू डे लाइफ में लिंक होगा, ठीक है। लाइक इफ यू आर टीचिंग देम एडिशन, तो आप उनको बोलिए कि घर की कुछ चीजें ऐड करके लेकर आए। शर्ट कितने हैं आपके पास, उनको ऐड करो, तो डेटा हैंडलिंग में भी काम आएगा आगे चल के, है ना। तो ये सारी चीजें ऐड करो, तो वो एक्सपीरियंस करेगा। डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ यूज हो रहा है वो उसको एक्सपीरियंस करेगा। इस हिसाब से सब्जेक्ट को दूसरी चीजों के साथ कोरिलेट करेगा, ठीक है ना। तो वो होता है एक्सपीरियंस। शादी होने के बाद में जब लड़की बहू बनकर घर जाती है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। शायद जो मैरिड है यहाँ पर उनके साथ में एक्सपीरियंस हुआ होगा, और जो अनमैरिड है वो सीख लें आगे के लिए। एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, पर कई बार हम उन पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो एक ही बात, एक ही टर्म आता है, इतने पढ़े लिखे उसको इतना भी नहीं आता, ये चीज होती है। बट एक्चुअल में थियोरटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। ये हमारी प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी में यही था, हमने क्वेश्चन आंसर्स रटे और उनको कमेंट कर दिया गया, बट अब ये चीज नहीं करती। ये एनईपी कहता है कि लेट देम एक्सपीरियंस, कनेक्ट देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट विद द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ से उसको कनेक्ट करिए, है ना, ताकि उसको डे टू डे लाइफ की चीजें भी पता हो। अभी यहाँ पे कौन साइंस का टीचर है, एनीबडी साइंस टीचर जी, आप मुझे बताइए सब्जी पकाने को साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, जो सब्जी पकती है बेसिक साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ, कितने क्या क्या प्रोसेस आता है इसमें, हीट, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन। जब आप सब्जी को ढाक देते हो तो उसमें कंडेंसेशन होता है, उसमें से हीटिंग के कारण जो वेपर्स निकलते हैं,
होता कैसे है, जब उसमें भाप आती है ना, वो वेपर का ही प्रोसेस है ना, और भाप आकर उसमें पानी की लहरें बन जाएंगी, वो कंडेंसेशन होगा और उसी पानी से वो सूखी सब्जी बनती है। क्या है ये डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस है, बट बच्चा सीख कहाँ रहा है, साइंस लैब, समझ में आ रहा है, बट उसको ये पता नहीं है कि ये सब्जी बनने के लिए साइंस का यूज हो रहा है। उसने साइंस में इतने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, लेकिन जब उस लड़की को खाना बनाना पड़ जाए, हाँ उसने तो सिर्फ पढ़ाई करी है, लेकिन उसको कभी टीचर ने ये नहीं बताया कि यही चीज किचन में भी काम आनी है, राइट? तो ऐसी चीज करनी है, लेट देम एक्सपीरियंस द प्रैक्टिकल लाइफ इन द क्लासरूम एज वेल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक, इन चीजों को डालते जाओ, और ये चीजें तभी डालोगे जब आप इन्वॉल्व होगे टीचिंग में। प्लीज यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू टीचिंग। जैसे घर जाकर हम सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है, घर जाकर हम घर में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, घर के काम हमको किसी को बताना नहीं पड़ता, आप मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसलिए स्कूल में आने के बाद में भी आपको किसी को बताना नहीं चाहिए कि आपको करना क्या है। यू शुड नो व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज माय वर्क। इट्स माय ड्यूटी टू रीच सो एंड सो टाइम इन द स्कूल। और अगर मुझे कुछ काम के लिए, अगर आपको घर में काम के लिए थोड़ा सा लेट होता है तो आप स्कूल में कई बार लेट आ जाते हो, लेकिन क्या कभी स्कूल में किसी काम के लिए खुद से लेट रुके हो कि मेरा काम रह गया, नहीं मेरे को घर जाना है? नहीं होता है ऐसा, नॉट प्रैक्टिकली, हमारे साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि वो काम हमको ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कब इम्पोर्टेंट लगेगा, टीचिंग आपको कब इम्पोर्टेंट लगेगी, जब आप खुद को टीचिंग में इन्वॉल्व करोगे। सो पहले आप अपने आप को टीचिंग के अंदर, अपने अंदर की आत्मा को टीचर बनाएं। पहले टीचिंग में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। जब आप इन्वॉल्व करेंगे ना, आपको अपने आप सोचने लगेगा अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मेरा ये काम पेंडिंग है। तो भले घर जाओ, लेकिन वो घर में भी आपको अधूरापन लगे, फिर वो घर के काम फटाफट करके घर में भी वो स्कूल के काम आप फटाफट निपटाओगे, या सेकेंड डे आकर जल्दी आकर करोगे। वो एक आपको रहेगी, ये वाला काम मुझे जल्दी करके स्कूल जल्दी जाकर ये वाला काम, वो चीज, वो क्रेज आपके अंदर रहेगा अगर आप अपने अंदर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज लेकर आएंगे। और वो आपको इन्हीं एक्टिविटीज के द्वारा आएगी जब आप क्लासरूम में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे। आप घर में क्यों इतने इन्वॉल्व रहते हो? मैं आप लोगों को ये घर के एनवायरमेंट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ से मैं लिंक कर रही हूँ, या आपकी डे टू डे लाइफ है इसलिए लिंक कर रही हूँ। हम घर में क्यों इन्वॉल्व रहते हैं? क्योंकि बच्चे हमारे आसपास होते हैं, सामने वाला हमको बोलता है ये काम करना है, वो काम करना है, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हम ये काम नहीं करेंगे तो समाज में क्या बोलेंगे कि उनकी बहू ये काम नहीं करती, उसकी बीवी ये काम नहीं करती, उनके डर से करते हैं। लेकिन स्कूल में क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सिर्फ एक जॉब के लिए जाते हैं। ये एक हमारी मेंटालिटी हो जाती है, नॉट ओनली फॉर द स्कूल, इन एनी जॉब। हम किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, यही होता है कि मेरा ये काम है, ये काम से इतना काम मुझे करना है, बस दैट्स इट। तो अपना सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि मैं काम तो कर रही हूँ, पर जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरी कितनी भलाई है। आप जो घर पे भी काम कर रहे हो उसमें आपकी कितनी भलाई है, कितना आप कर रहे हो, और कितना टाइम आपको घर पे देना चाहिए, कितना टाइम आपको अपने प्रोफेशन में देना चाहिए, और कितना मी टाइम, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल। अगर आपका परिवार का, आपका स्कूल का सारा काम सुबह 7 बजे उठकर हो जाता है, तो आप अपने लिए 1 घंटा पहले 6 बजे उठकर 1 घंटा कम से कम अपने आप को दें। अदरवाइज रात में 8 बजे सारा काम अगर आपका निपट जाता है, 1 घंटा रात में खुद को, जब आप खुद को टाइम दोगे ना, तब आपके कौशल, जब क्योंकि आपको खुद से बात करने का समय ही कहाँ है, खुद से बात करने का समय निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, कौन हो और कहाँ हो, राइट? स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। और कब बात करोगे? जब आप खुद के लिए समय निकालो। तो अब से पहले खुद के लिए समय निकालो और खुद से बात करो ताकि आपकी कॉम्पिटेंसीज जो है वो डेवलप। नेक्स्ट है हमारी थीम बेस्ड लर्निंग। थीम बेस्ड लर्निंग मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि हम थीम इन्वॉल्व कर सकते हैं चीज़ों में। थैंक यू, मुझे याद है मुझे